आगे चलते हैं अपन। हाँ जी भैया, देखो उस दिन पढ़ाया था, उससे आगे ले रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा रहा था। उसका एक रिजल्ट और बता देता हूँ मैं आपको। ये है, ये यहाँ से है, ये यहाँ से 001 और 002 या 1 इसको ले लो, इसको 2 ले लेते हैं। ये न्यू, ये भी 0, it is for metal A and it is for a metal B। बात है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले ये डिफरेंट मेटल्स हैं, उनके लिए डिफरेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो जाएगी एंड वर्किंग फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। वर्किंग फंक्शन का वैल्यू जैसे मान लो कि सपोज दैट इसके लिए 501 है, इसके लिए 502 है, तो अपने पास कौन लेस देन होगा कौन मोर देन होगा, इन दोनों में से होगा, क्या होगा इसका रिजल्ट क्या आएगा। 502 इज मोर देन 501। आगे होगा समझ में अपने पास, यहाँ से देख लो ओरिजिन से यहाँ पर है तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात समझ में अपने पास। ऐसे ही अगर मान लो इसके लिए ये लेम्डा 02 है, ये लेम्डा 01 है, अब इनमें क्या रिलेशन होगा, बोलो। लेम्डा 01 इज मोर देन लेम्डा 02, क्योंकि उल्टा रिलेशन चलेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। और वैसे भी अपने पास है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, देखो c अपॉन क्या होता है लेम्डा। ये मिनिमम होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेम्डा 01 इज मोर देन क्या हो जाएगा, लेम्डा 02 हो जाएगा। ये रिजल्ट हो गया। एंड लास्ट रिजल्ट हो सकता है इसका, लास्ट रिजल्ट उसमें 4-5 से रिजल्ट तो बता ही दिए थे। लास्ट रिजल्ट ये है, there are no time lagging or time difference between incidence of photon and emission of photoelectron. There are no time lagging or time gap between incidence of photon and emission of photoelectron. It means ये है, if मान लो कि लाइट इंसिडेंट हो रही है 10-20 में, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी कब होगा, 10-20 पर भी होगा, कोई टाइम लैगिंग नहीं होगी। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो तैयार भी बैठा हुआ रहता है अपने पास। वो जो है ना, ये नहीं कहेगा मैं कपड़े पहन लूं या अपने पास बैग जमा लूं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही अपने पास स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का अपने पास फोटोन आया, साथ के साथ फोटो एमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। ये इसके रिजल्ट्स हैं भाई अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ठीक है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे चलेंगे। अरे राहुल, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है भाई, स्क्रीन में दिक्कत है, आज हिंदी मीडियम में भी दिक्कत आ रही थी, थोड़ी दिक्कत रहेगी आज। तुम लोगों को क्लियर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लर रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस हिसाब से इसको तो दिखेगा होगा मेरे हिसाब से। हाँ भाई, नेक्स्ट है गैलोरे ऑफ वेव मैकेनिक्स और वेव थ्योरी in explanation of photon electric effect। देखो जी, अब ये मामला क्या है, हाँ हमारे पास नेटवर्क की दिक्कत है राहुल, मैं तेरे लिए थोड़े बोल रहा हूँ, हमारे पास आज नेटवर्क की दिक्कत है, ठीक है ना। हम ही कहते हैं तो कह रहा हूँ मैं, हमारे पास नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, आज नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ी स्क्रीन पे ब्लर आ गई है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन चलते हैं वो वापस वही स्टोरी चलते हैं। फर्स्ट अपने पास क्या चलते हैं, हाइगेंस की वेव थ्योरी थी, नेचर ऑफ लाइट में पढ़ाया था।
नेचर ऑफ लाइट में बताया था कि लाइट है वो वेव नेचर, उसके बेस पे अपने पास रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब एक्सप्लेन हो जाते थे। उसके बाद में क्या हुआ था कि प्लांक एंड आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया था, जो अभी अपन ने पढ़ चुका है। अब उसके रिजल्ट्स आए। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तब तक वेव थ्योरी ही चलती थी भैया के पास और वेव नेचर भी मानी जाती थी। तो फिर प्लांक और आइंस्टीन ने ये कोशिश की कि वेव मैकेनिक्स से या वेव थ्योरी से अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन होती है या नहीं होती है, ये चेक करने की कोशिश की थी। बाद में उन्होंने ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में वेव थ्योरी जो है वो यूज में नहीं आ सकती, और इसके बेसिस पर अपन ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। ये जो पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, उसमें मैं ये प्रूव करूंगा कि वेव मैकेनिक्स से या वेव थ्योरी से अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? दो चीजें हैं। एक चीज तो अपन ये चलेंगे कि वेव थ्योरी क्या कहती है, ठीक है ना? तो वेव थ्योरी तो ये कहेगी कि ऐसा होना चाहिए था अपने पास। दूसरा, रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट में पढ़ा चुका हूं अपने पास, रिजल्ट को सही माना जाएगा भाई अपने पास, उसका रिजल्ट भी है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर बार-बार रिपीट किया जाए और रिजल्ट सेम आ रहे हैं, फिर इसका मतलब ये माना जाता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सही है और अपन जो हाइपोथेसिस मान रहे हैं ना वो गलत है। जैसे कोई लड़का ये कहे कि अभी जो है ना रात है, तो कहने को कह सकता है, कोई मना नहीं कर सकता, उसको हाइपोथेसिस सही है उसकी। लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो और एक्सपेरिमेंट से अपन ये प्रूव कर रहे हैं कि रात नहीं दिन है, तो फिर उस लड़के को भी ये मानना ही पड़ेगा कि भाई अभी रात नहीं है दिन ही मानना पड़ेगा उसको। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो एकदम सच है, वो सही भी है। वेव थ्योरी क्या कहती है? वो तो ये कहेगी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट जो है उसके उल्टे मिलेंगे सारे के सारे। अभी एक मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट अपन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी और वेव मैकेनिक्स, एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। पहले भी बताया था मैंने, एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, सो दैट एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये तो वेव मैकेनिक्स कहती है। वेव मैकेनिक्स तो ये कहती है कि अपने पास एनर्जी ऑफ वेव और एनर्जी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इट मींस अपने पास क्या होना चाहिए कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनकी एनर्जी भी किस पे डिपेंड करनी चाहिए। बट रिजल्ट इज डिफरेंट। रिजल्ट में क्या आया था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट रिजल्ट जो आया वो वेव मैकेनिक्स के अपोजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अपोजिट आ गया पहला। उसके बाद में अपन चलते हैं, वेव थ्योरी ये कहती है अपने पास कि there are no importance of frequency, intensity is important factor in a light। वेव थ्योरी कहती है कि अपने पास फ्रीक्वेंसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल इंपॉर्टेंस किसकी है? इंटेंसिटी की है। तो वेव थ्योरी तो ये भी कहती है कि फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी if intensity is high then photo electron must be emit from metal surface। वेव थ्योरी ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना ही चाहिए। लेकिन रिजल्ट क्या है? देयर आर नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रिजल्ट क्या आया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर लेस देन फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है देन देयर आर नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फिर रिजल्ट अपने पास सब फेलियर हो गया अपने पास। थर्ड अपन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस देन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल एटम्स ऑफ सरफेस। कैसे? वेव थ्योरी कहती है कि जैसे सरफेस है, इस सरफेस में मान लो कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 5 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -2 है, इसकी भी -2, ये भी -2, ये भी -2 है। तो वेव थ्योरी ये कहती है कि जब लाइट इंसिडेंट होगी, मान लो कि फर्स्ट लाइट जो इंसिडेंट हुई वो 10 पे होगी, तो ये कहती है वेव थ्योरी की ये इसकी एनर्जी, जैसे मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई है, तो वो एक को नहीं मिलेगी,
वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। वेव थ्योरी कहती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। अब अपन चले कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो देखो ये सबको मिलेगी, वेव थ्योरी कह रही है बोले सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इसको कितनी एनर्जी मिलेगी बताओ, 1 eV। आ गया समझ में? 1 मिलेगी इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। कितनी चाहिए? कम से कम 2 चाहिए अपने पास। आ कितनी रही है 1, तो देयर आर नो एमिशन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में मान लो कि 1022 हो गया टाइम। अब और एक अपने पास लाइट इसको मिली, अब +1 और मिल गई। अब एमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना? लेकिन अगर आप एक चीज देखो, फर्स्ट लाइट कितने बजे इंसिडेंट हुई? 10:22 पर। फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन कब हुआ? 10:22 पर। तो टाइम वेव हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये कहती है अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स there are time lagging between incident of light and emission of photo electron, but result is different. Result क्या आया था? There are no time lagging between incidents of photon and emission of photo electron. Time lagging नहीं होता है according to result, जबकि इसमें क्या होना चाहिए? Time lagging है होनी चाहिए। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि by these points we can say that wave mechanics cannot explain a photoelectric effect. It is failure of wave mechanics to explain a photoelectric effect. Clear है मामला? अब अपन आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट जैसा कुछ है नहीं इसमें। हाँ जी, हाइपोथेसिस ऑफ फोटोन। देखो भाई हुआ क्या था, ये हिस्ट्री है कुल मिला के अपने पास। इनिशियली अपने पास मैंने बताया था कि वेव मैकेनिक्स चलती थी, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अपने पास डिस्कवरी हुई। तो प्लांक और आइंस्टीन ने ये चेक किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। तो फिर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि वेव के फॉर्म में नहीं है लाइट, तो किस फॉर्म में है? पार्टिकल की फॉर्म में है। ये बात प्लांक और आइंस्टीन ने बताई थी अपने पास। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक एंड आइंस्टीन, लाइट हैव पार्टिकल नेचर एंड पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, उन्होंने वेव थ्योरी को कैंसिल कर दिया था और उन्होंने कहा था कि पार्टिकल नेचर है एंड पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। अब अपन चलते हैं सब प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की। फोटोन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है अपने पास, फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? एनर्जी का पैकेट है एंड इट्स एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी E is equal to h nu, so that E is proportional to nu and we know nu is equal to c upon lambda, then E is equal to h c upon lambda and T is proportional to 1 and lambda, then graph between nu and E, ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। उसके बाद में ये ग्राफ देखें आप लंबा E, ये जो ग्राफ होगा इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाएगा अपने पास। ठीक है ना? तो मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी, मोर वेवलेंथ लेस एनर्जी, है ना? वाइस वर्सा चल रहा है इसमें अपने पास। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हो गई थी। उसके बाद में अपन चलते हैं फोटोन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है ना? न्यूट्रल पार्टिकल इट मींस चार्जलेस पार्टिकल हो गया अपने पास। सो दैट photon is not deflected in electric and magnetic field। तो अपन ये कह सकते हैं there are no effect of electric and magnetic field on a photon। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई अपने पास। उसके बाद में अपन चलते हैं rest mass of photon is 0। rest mass of photon is 0। देखो भाई अपने पास क्या होता है फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट ऑफ टू मासेस है अपने पास, है ना? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने बताया था कि टू मास का कॉन्सेप्ट है, वन इज रेस्ट मास एंड सेकंड इज काइनेटिक मास। मूविंग मास भी कह सकते हैं, काइनेटिक मास भी कह सकते हैं।
and relation given as m0 is equal to m root 1 minus v square upon c square, ये रिलेशन है. इट इज रेस्ट मास. रेस्ट मास का मीनिंग है कि जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो ये मास होगा उसका, और मूविंग मास या काइनेटिक मास ये है. जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा तो ये एप्लीकेबल होगा. v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंड आप जानते ही हो c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है अपने पास. अब according to Planck and Einstein, velocity of photon in vacuum is equal to velocity of light, है ना. उन्होंने ये भी बताया था कि प्रोटॉन की वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में सेम होती है. तो अपन ये कह सकते हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए v is equal to कितना हो जाएगा c, then m0 is equal to m 1 minus c square upon c square and m0 is equal to 0, so that rest mass of a photon is equal to 0. ये प्रूव करने का मेथड है अपने पास. ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन चलते हैं. एनर्जी ऑफ फोटोन इज ए क्वांटाइज्ड. एनर्जी ऑफ फोटोन इज ए क्वांटाइज्ड. कैसे? अगर जैसे मान लो h nu है तो नेक्स्ट एनर्जी जो होगी 2h nu होगी, फिर उसके बाद में 3h nu. ऐसे चलेगा आपके पास. हाफ h nu 3/2h nu इज नॉट पॉसिबल होगा अपने पास. ये बात हो गई फोटोन की. उसके बाद में अगर और चलते हैं, व्हेन फोटोन इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस देन इट्स टोटल एनर्जी कैन बी अब्सॉर्ब्ड और पार्शियल एनर्जी कैन बी अब्सॉर्ब्ड. टोटल एनर्जी भी अब्सॉर्ब हो सकती है और पार्शियल एनर्जी भी अब्सॉर्ब हो सकती है. टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. पार्शियल एनर्जी अगर अब्सॉर्ब होती है तो फिर क्या होता है कि वो जो फोटोन आ रहा था वो तो अब्सॉर्ब हो गया, एक नया फोटोन अपने पास क्रिएट हो जाता है. ऐसे नया फोटोन क्रिएट हो जाता है जैसे मान लो कि यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई, तो 2 तो इसमें अपने पास वर्किंग फंक्शन में हो जाएगा, काम आ जाएगी ये. तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मान लो इसको काइनेटिक एनर्जी मिली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो 3 और वर्किंग फंक्शन कितना हो गया 2 हो गया. फोटोन की कितनी एनर्जी यूज में आई 3 and 2 तो 5 आई. अब बची कितनी है मेरे पास 5 बच गई है मेरे पास. जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गई उससे नया फोटोन क्रिएट होगा एंड उसकी एनर्जी Ds is equal to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट मींस अपने पास टोटल एनर्जी भी अब्सॉर्ब हो सकती है और नया फोटोन क्रिएट भी हो सकता है और नए फोटोन की एनर्जी उससे डिफरेंट हो जाएगी. इट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट. इट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट. देखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है. मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई तो इसको मिली गई, इसको कितनी मिल जाएगी 7 मिल जाएगी, तो उसमें तो टोटल एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन हो गया. कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, टोटल एनर्जी अपने पास अब्सॉर्ब होती है बट अपने पास एक नया फोटोन भी बन जाएगा. इट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट. ठीक है, तो ये कॉम्पटन इफेक्ट में भी हो सकता है, टोटल एनर्जी भी हो सकती है, नया फोटोन भी क्रिएट हो सकता है. ये सारी की सारी अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ है फोटॉन्स है. आगे अपन एक और चलते हैं. व्हेन फोटोन इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस देन इट इज कोलाइड विद एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मेटल. ठीक है, उससे कोलिजन होगी. इन कोलिजन विद एटम्स लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंजर्व. ठीक है ना. तो इलास्टिक कोलिजन होगी, 11th में पढ़ा होगा. इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी एंड अपने पास क्या होगा लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है. अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद आगे. अरे आजकल राहुल शर्मा नहीं होता है क्या, वो आया था ना एक दिन, उसके बाद भूलता ही नहीं बेटा, गायब रहता है वो क्लास. किसी बॉडी का मूविंग मास अगर इंफिनिटी हो जाए तो उसका मतलब क्या है? किसी बॉडी का मूविंग मास अगर इंफिनिटी हो जाए सही नहीं हो है ही नहीं हो, है ही नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है. हो ही नहीं सकता ना, इसलिए वो फिर है ही नहीं.
नेक्स्ट अपन कर रहे हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो भाई सबसे पहले तो यहाँ से लेते हैं अपन ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट कि इसकी एनर्जी -2 इलेक्ट्रॉन है, वोल्ट है अपने पास, ये मान लेते हैं। अब यहाँ पर अपने पास कोई फोटोन इंसिडेंट होता है, उसकी एनर्जी कितनी हो गई, मान लो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कितनी यूज में आएगी, इसको बाहर निकालना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो वर्किंग फंक्शन हो जाएगा अपने पास, तो इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्किंग फंक्शन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्किंग फंक्शन हो गया। यहाँ पे इसको केवल अपने पास जस्ट एमिशन में यूज में आएगा। जो रेस्ट बचेगी कितनी बचेगी, 3, जो 3 बचेगी वो इसको, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। इसको कितनी एनर्जी मिलेगी, अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मींस अपन ये कह सकते हैं कि व्हेन फोटोन इंसिडेंट ऑन a metal surface, then some part of energy is used in working function or threshold energy, and rest part is converted into kinetic energy of photoelectron. Clear? इसका कुछ पार्ट तो अपने पास इसको बाहर निकाल लेना है, और जो रेस्ट पार्ट हो गया वो उसको कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। देन अब अपने पास बताओ कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन किस का सम किसके इक्वल होगा, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। बोल भाई किसके का सम किसके इक्वल होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन से, इसमें ये बोर्ड में आना सर, किसका सम किसके इक्वल होगा एनर्जी कंजर्वेशन से, बोर्ड में ही है आंसर, बोर्ड के बाद कुछ नहीं है भाई, किसका टोटल किसके इक्वल होगा ये बता। इसमें देख तू बता फाइनल प्लस a equals to 2 ev plus half mv। इतना मतलब आपको छोटा छोटा ही बोल दे, क्या होगा, e is equal to 50 प्लस k हो जाएगा अपने पास, आ गया ना समझ में अपने पास, जैसे 5 is equal to 2 plus 3 हो गया अपने पास, तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन, e is equal to 50 प्लस कर जाएगा k, ये तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ है प्रोटॉन 50 working function and k is kinetic energy of a electron। अब अपन चले, अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो क्या आएगा, E माइनस क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें बाय E is equal to क्या होता है, h nu, काइनेटिक एनर्जी h nu माइनस 50, आप भी लिख लेंगे, जैसे अपने पास E h nu लिखा है वैसे क्या लिखा जा सकता है, h nu, क्योंकि एनर्जी की जो टर्म है अपने पास, ठीक है, then k is equal to h nu minus h nu, here nu क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, it is a depends on nature of metal, अलग अलग मेटल्स के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे चलें अपन, k is equal to half mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं, देन क्या रहेगा, h nu minus s nu, it is photoelectric equation, photoelectric equation। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे हो गया। हाँ इलेक्ट्रॉन मोशन तो हो जाएगा, दूसरे को नहीं मिलती है, फोटोन एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है। अगर मान लो कि 5 फोटोन आ रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलेंगे, ये इंटेंसिटी यही तो है फोटोन। चलो
देखो जी भाई, ये आया हाफ, ये लिख देता हूँ एक बार, के इज इक्वल टू एस न्यू माइनस एस न्यू जीरो। अब मैं चलते हैं भाई, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा एंड न्यू जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा जीरो, then k is equal to s upon lambda minus s upon lambda 0। और कई बार ये फॉर्मूला भी लेते हैं कि s upon lambda minus 5 0 भी चलता है, और k is equal to हाफ mv स्क्वायर भी ले लो तो ये भी बन जाएगा sc upon lambda minus sc upon lambda 0। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें ये क्या है, लैम्डा 0 ये है थ्रेशोल्ड है, वेवलेंथ है भाई, थ्रेशोल्ड है वेवलेंथ। अब अपन चलते हैं, न्यू 0 इज इक्वल टू क्या आया था, सी अपॉन लैम्डा 0, ठीक है ना। सबसे पहले तो आते हैं कि न्यू 0 क्या है। न्यू 0 इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रॉन, है ना। It is minimum frequency required for emission of photoelectron। इसकी डेफिनेशन तो ये होती है। Then इसकी डेफिनेशन क्या होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की? मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम नहीं आएगा इसमें, मैक्सिमम आएगा। रीजन देखो एक बार, ये मिनिमम तो ये क्या होगा, मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है इसके पास। तो अपन ये कह सकते हैं threshold wavelength is a maximum value of wavelength for emission of photoelectron for a metal surface। इसमें मैक्सिमम आएगा, एंड इससे मोर देन अगर अपने पास वेवलेंथ इंसिडेंट होगी, then there are no emission of photoelectron। मतलब ये है कि इससे मोर देन अगर वेवलेंथ आती है तो फोटोइलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, एमिशन पॉसिबल है नहीं। वैसे अपन ये कह सकते हैं कि mu 0 से mu is less than mu 0, then there are no emission of photoelectron, but lambda is more than lambda 0, then there are no emission of photoelectron। अब अपने पास चलते हैं, जैसे if lambda 0 is equal to 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो एक तो है लैम्डा 1, ये दे रखा है 4500 एंगस्ट्रॉम, एंड लैम्डा 2 ये दे रखा है अपने को 3000 एंगस्ट्रॉम। तो किस वेवलेंथ में ज्यादा हो जाएगा तो काइनेटिक तो माइनस हो जाएगी, मैं काइनेटिक एनर्जी तो माइनस। हां, तो वही इसीलिए तो क्या लिखा है, देयर आर नो एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस में, and kinetic negative value of kinetic energy is not possible, so that there are no emission of photoelectron। इसीलिए लिखा है, इसीलिए रिजल्ट है। यहाँ से देखो लैम्डा 0, ये लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में से किस में एमिशन होगा और किस में नहीं होगा? लैम्डा 1 में नहीं होगा। लैम्डा 0 is maximum wavelength for emission of photoelectron, more than that value there are no emission of photoelectron। इससे अगर ज्यादा है तो नहीं होगा, इसमें हो जाएगा अपने पास। तो अपन ये कह सकते हैं lambda 1 is more than lambda 0, so that no emission, and lambda 2 is less than lambda 0, so that photo electrons emitted। आगे अपन चलते हैं, विब्ग्योर होता है अपने पास, जानते हैं स्पेक्ट्रम, एक है ग्रीन कलर, है ना, इज ए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है अपने पास। हाँ भाई, अगर मान लो कि ग्रीन कलर जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो कौन से कलर से एमिशन होगा, कौन से नहीं होगा, ये बताना है इसमें। कौन कौन से कलर हैं उनसे एमिशन कंटिन्यू रहेगा और किससे नहीं होगा, बोलो।
इनसे होगा इलेक्ट्रॉनों से या नहीं होगा? अब उनसे नहीं होगा क्योंकि मोर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देयर आर नो एमिशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। तो अपन ये कह सकते हैं कि VIB इनसे होगा और इनसे नहीं होगा। तो अपन ये इसका रिजल्ट आया सो दैट वॉयलेट I and B emission continue or more than YOR no emission of photon electron। आगे आप तो समझ रहे हो मेरे पास कैसे होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन। एक चीज और चलते हैं अपन यहाँ तक तो हो चुका है बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 पढ़ाया था अपने पास है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 देन क्या रहेगा EV0 is equal to h nu minus h nu 0 and V0 is equal to h nu on E minus h nu 0 on E। इसीलिए अपने पास जब आप ग्राफ बनाएंगे इसका V0 ये ऐसा ग्राफ आएगा nu 0 ये nu हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो